हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एनडीए का 2022 का जो पहला पेपर हुआ है उसके जो आपके फिजिक्स क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की और क्या क्या आंसर होने चाहिए उसके पूरा एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और ऐसा इसलिए भी कर लीजिए बिकॉज हम लोग जल्द ही एनडीए 2 की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट कराने जा रहे हैं और जल्द ही आपके इस चैनल पर मैथ्स की और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो आपकी वीडियोस हैं उनका सॉल्यूशन है वही प्रोवाइड हो जाएंगे और कट ऑफ भी हम जल्दी प्रोवाइड करने वाले। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ बात करने वाले एनडीए 2022 का जो पहला पेपर हुआ है उसके फिजिक्स के पोर्शन की। यहाँ पे बात फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ आया था। इस बार क्वेश्चन में आपको 25 जो क्वेश्चन आए थे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार कई सारे टीचर्स को डाउट ना देखना पड़ गया इसके आंसर के बनाने के लिए। तो इस बार बहुत सारे नामचीन की जो कोचिंग से जो बताती थी कि इस बार आपके जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, वो इस बार उनको सारी चीज़ धरी की धरी रह गई है। और इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आए हैं। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी किए होंगे वो लोग इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ अ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीट रिसीव इज 20 किलो जूल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक हीट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हीट दिया हुआ है तो हीट का हमको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। ये हमारा होता है फॉर्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो यहाँ पे जो Q है, Q कितना है आपका है 20 किलो जूल। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 20 इंटू किलो मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। M यहाँ पे मास है, मास कितना दिया हुआ है आपको, मास ही क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो M यहाँ पे क्या होगा आपका वैसे रह जाएगा इंटू C क्या होता है, C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपका 400 दिया हुआ है 400, ठीक है, इंटू और डेल्टा टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। आपको पता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 20 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 2 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका M रहेगा इंटू यहाँ पे देखिए 400 इंटू 10 कितना आपका हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए आपका M इक्वल टू आपका आ जाएगा 20/4 यानी कि 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाए कितना हो जाए 5 किलोग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक चैप्टर पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि जो वाष्पन की जो आपकी गुप्त ऊष्मा है उसमें उसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना, उसमें एक्चुअली होता क्या है। किसी अगर कोई सब्सटेंस है अगर आपको उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे याद रखिएगा बिकॉज यहाँ बात करें वेपराइजेशन की तो वेपराइजेशन क्या होता है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए और बी है वहाँ दोनों में क्या दिया हुआ है लिक्विड से वेपर बोला गया, ठीक है। अब इन दोनों में सही ऑप्शन कौन सा होगा तो इसके लिए याद रखिएगा जब यहाँ पे यूज कर लिया इसने लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, तो जहां पर लेटेंट हीट वर्ड आता है लेटेंट हीट का मतलब ही होता है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है यानी टेम्परेचर क्या होगा वहां पर फिक्स होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें क्या बोला गया है लिक्विड टू वेपर विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर बी बोला गया है लिक्विड टू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है जहां बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यही आपका क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा में क्या होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और वेपराइजेशन वर्ड का मतलब क्या है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका इवेपोरेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए लाइन से ही क्वेश्चन आपके सीधे आपकी हीट से आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली। मतलब यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है इवेपोरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है यानी वाष्पन जो होता है वो आपका कब ज़्यादा होगा मतलब वो रैपिडली कब होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है
कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन क्या होता है आपका बढ़ जाता है। यानी जानते हैं आप, अगर गर्मी के मौसम में अगर रोड पे पानी पड़ा होता है तो बहुत जल्दी सूखता है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ सरफेस एरिया, ठीक है, अगर एरिया भी ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा आपका इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो ए है कि टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज, यानी कि एरिया भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, तब आपका जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। क्या है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। ठीक है, यानी एक्सप्लेन कर रहा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी दो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उनके बीच में आपको पता है कि क्या होता है, कूलम फोर्स लगता है। तो उस कूलम फोर्स के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि both the charge are positive, both the charge are negative, both the charge are positively charged। ठीक है, आपसे बोला कि आपके पास दो चार्ज हैं और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो बताया कि इनमें से कौन से केस में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा कि जब आपके दोनों चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी आपका फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जब दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तभी आपका फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि याद रखिएगा कि जब आपके दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो, तब जाके क्या होगा, आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो क्या है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वायर है। ठीक है, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, रेजिस्टेंस इसका 50 ओम का। ठीक है, अब इसको क्या किया, 5 पार्ट में तोड़ दिया गया, यानी 5 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इन फिर जो 5 भाग में डिवाइड किया गया, इसके बाद क्या किया, इनको हमने क्या किया, सीरीज में पैरेलल में जोड़ लिया है। इनको हमने क्या किया है, समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ लिया है। तो अब आपको बताना है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है। तो पहले देखिए आपके पास रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओम का। आपने इसको कितने भाग में तोड़ा, 5 भाग में। तो क्या करेंगे, इसको 5 से भाग कर देंगे। कितना आपका हो गया, R = आपका हो गया 10 ओम। 50/5 कितना हो गया आपका, 10 ओम हो गया। यानी आपको हर एक तार जो है वो कितने ओम का हो गया, 10 ओम का हो गया है। अब ये जो आपके 10 ओम के तार हैं, जो 5 तार आपके 10-10 ओम के हो गए, अब इनको क्या जोड़ा हमने, पैरेलल में जोड़ दिया है। तो पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ऐसे जोड़ते चलेंगे। तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/10 + 1/10, ऐसे कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 1/10 + 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया आपका, 10 LCM हो जाएगा। 5 × 5 5 2 10 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 1/r को आप सॉल्व किया, कितना है आपका 1/2 है, यानी आपका r कितना हो गया, 2 ओम। यानी आपका ऑप्शन में जो ए है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उससे जो आपकी फील्ड निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कैसी होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा वो क्या होंगी हमेशा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में क्या है, डी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट राइट एंगल्स टू द कंडक्टिंग सर्फेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर के आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होंगे। तो यही आपका ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है। तो आपको याद रखना उसकी यूनिट क्या होती है, सीधे ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है, तो ये सीधा ऑप्शन होता है ओम इंटू मीटर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वॉट बल्ब इन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पावर दिया हुआ कितना, 60 वॉट, और जो आपका वोल्टेज है वो कितना है आपका 240 वोल्ट। आपसे करंट पूछ रहा है, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू क्या हो गया,
पावर अपॉन वोल्टेज। अब पावर कितना है आपका 60 और वोल्टेज कितना है आपका 240, ठीक है। डिवाइड करें कितना आ गया आपका 1/4 आ गया। 1/4 को मतलब कितना हुआ 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.25 एम्पियर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स ऑन, मतलब अगर आप लोग को भी स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी करंट फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो आपको बताना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, B = होता है μ0I/2πr होता है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन में ए मार्क किया तो आपका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ट्ज, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपके अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 साइकिल्स पर सेकंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते लिखा हुआ है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी आपका जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी, उसकी डायमेंशन क्या है। आपको कैपिटल जी का डायमेंशन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कैपिटल जी का डायमेंशन तो क्या करेंगे आप सीधे यहाँ क्या करें फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपिटल जी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल जी m1 m2/r² होता है, ठीक है। ये होता है सीधे सीधे फॉर्मूला। अब F जो है, F का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। पहले उससे पहले आप याद रखिएगा आपको G का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो G = कितना हो जाएगा, G = हो जाएगा F × r² / m1 × m2। ये आपको हो जाएगा कैपिटल G का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल G का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करिए आप सबके डायमेंशन फॉर्मूले को रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल G = पहले था F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mLt-2 होता है, ठीक है। फिर क्या था r² था, r क्या होता है दूरी, ठीक है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज r का स्क्वायर था। और नीचे क्या था m × m, यानी ये मास इंटू मास था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाए आपका मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं, यानी कैपिटल M यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m² हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा m की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। L आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और t की पावर कितना हो जाएगा -2। तो m - 1 L3 t-2। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी m - 1 L3 t-2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बॉल है जिसको हमने 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो u है, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 40 मीटर/सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कितने टाइम के बाद बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। तो याद रखिएगा जब भी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट पर जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होती है यानी v जो होता है वो कितना होता है 0 हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग 0 हो जाता है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपको यहाँ पे कहेंगे टाइम निकालना, तो लगा दीजिए आप सीधे सीधे यहाँ पर v = u + gt, ठीक है। v = u + gt आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका v आपका कितना यहाँ पर है, v आपको यहाँ पर 0 हो गया है, u कितना है, u आपका यहाँ पर दिया हुआ है 40, ठीक है। आप क्योंकि बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, जब बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो g आपका क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा। अब g को आप क्या करें 10 ले लीजिए, ठीक है। आप g को 10 ले लिया और टाइम आपको पता नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपको यहाँ सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे जो 10t है 10t को आप क्या करिए लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10t = हो जाएगा 40। तो t = कितना हो जाएगा 40/10 यानी कि 4 सेकंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रॉक्सीमेटली 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये होता है सेकंड पेंडुलम।
सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है और जिसकी लेंथ जो होती है लगभग कितनी होती है आपकी 1 मीटर होती है। एक्चुअल में होती है 99.3 होती है, लगभग आपकी 99.3 मीटर होती है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर में आपका, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 मीटर कंसीडर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 सेकंड, ये आपका सेकंड पेंडुलम का ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इस बार सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। ठीक है, यहाँ बोला गया है स्टार्स का जो चमकना होता है किस वजह से होता है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मास m है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक पुली से खींच रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स लगे उस बॉडी को हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या हुआ है, यहाँ पे एक एंटी पैरेलल वर्ड दिया हुआ है कि बॉडी है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, और खींचते वक्त जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यानी अपोजिट हो गया। तो याद रखिएगा जब भी आपका थीटा 180 डिग्री होता है तो हमेशा क्या होता है, वर्क हमेशा नेगेटिव आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी नेगेटिव आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लिखा हुआ है, अ 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एक्सेलेरेटेड व्हेन। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है कितना 5 न्यूटन, फोर्स आपका है यहाँ पे 5 न्यूटन का, और जो मास है वो दिया हुआ है आपका 10 किलोग्राम का। ठीक है, आपको यहाँ पे F इक्वल टू क्या लगाना है, एम ए लगाना है, एम इंटू ए लगाना है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, F अपॉन एम हो गया। F कितना है आपका, F यहाँ पे आपका 5 और m कितना हो गया 10, तो 1/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लिखा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक आदमी है, लड़का है जिसका वेट कितना है, मास कितना है 52 किलोग्राम का है। ठीक है, तो लड़के का मास जो है यानी m1 कितना है आपका 52 किलोग्राम का है। ठीक है, 52 किलोग्राम का। ये क्या करता है, एक इसकी वेलोसिटी दिया हुआ, वेलोसिटी मतलब क्या है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करता है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से क्या करता है, एक स्टेशनरी कार्ट मतलब क्या होता है, गाड़ी है, उस गाड़ी पे जंप करता है। ठीक है, उस गाड़ी का जो मास है, गाड़ी का मास यानी m2 वो कितना है आपका 3 किलोग्राम दिया हुआ है, और जो गाड़ी है वो क्या है आपकी रेस्ट में है। रेस्ट में इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0 होगी। अब बोल रहा है कि जब लड़का जो है वो होता है, जब वो गाड़ी के ऊपर कूदता है तो गाड़ी आपकी चलना शुरू कर देती है। तो आपको पता है ना गाड़ी जो है वो किस स्पीड से चल रही है, यानी गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी जब उस पर लड़का जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कंजर्वेशन और मोमेंटम लगाना है। और कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि प्रारंभिक संवेग जो होता है वो आपका अंतिम संवेग के बराबर होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, हमको पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए m1 u1, m1 यहाँ पे क्या है लड़के के लिए, तो m1 यहाँ पे क्या हो जाए, लड़के का जो मास है वो कितना है 52 हो जाएगा। ठीक है, इंटू u1 क्या है, लड़के की वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस अब जो m2 है, m2 आपका कितना था, m2 आपका था गाड़ी का मास कितना था आपका 3 था, इंटू u2 कितना था 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड पे क्या दिखा रहा है कि जो लड़का है, अब लड़का जो है गाड़ी के ऊपर बैठ चुका है, तो जो लड़का गाड़ी के ऊपर बैठ चुका है इसका मतलब लड़के की वेलोसिटी और गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा कि m1 प्लस m2, यानी कि जो मास होगा वो क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों यानी लड़के का मास और गाड़ी का मास ऐड हो जाएगा, और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, एक सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इसे बोलेंगे v, यानी कि दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो जाएगी, जो हमें v निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, बस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 104, तो यहाँ पे हो जाएगा 104 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2, m1 कितना आपका 52 और m2 कितना आपका 3, तो 52 प्लस 3 कितना हो गया आपका 55, यानी हो जाएगा 55 इंटू v हो जाएगा।
तो v इक्वल टू कितना हो जाए आपका 104/55 हो जाएगा, 104/55 हो जाएगा। तो यानी आपका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 से कम, यानी कितना है आपका आएगा 1.89 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन में जो बी होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप, यानी किसी बॉडी के जब शेप चेंज करते हैं या फिर पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस बॉडी में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब बॉडी के पोजीशन को चेंज करेंगे या फिर खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो हमेशा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया है कितना, आपका 1 किलो हर्ट्ज, यानी आपका हो जाएगा 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 1000 हर्ट्ज। यहाँ पे आपकी वेवलेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो आपका लैम्डा है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लैम्डा हो गया। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। आपको पता है फॉर्मूला v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। एफ कितना आपका 1000 है और लैम्डा कितना है आपका 1/2 था, या 0.5 बोल दीजिए, इसको 1/2 बोल दीजिए। ठीक है, सॉल्व में कितना आपका हो गया 500 हो गया, यानी 500 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, किसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई आपको 500 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम निकालना है। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। अब डिस्टेंस कितना आपका 1 किलोमीटर, यानी कि आपका 1000 मीटर हो गया, और वेलोसिटी कितनी है 500, यानी सॉल्व पर कितना हो जाएगा आपका, फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी आपकी है, आपको टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका दिया है 1000, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और वेलोसिटी आपका है 500। सॉल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 2 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका 2 सेकंड आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है, उस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपको पता तीनों फिंगर्स जो होती हैं उसमें लिखा हुआ 2 फिंगर्स जो है, एक आपकी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है और एक फिंगर आपके मोशन ऑफ कंडक्टर को बता रही है। तो जो आपकी मिडिल फिंगर होगी, ठीक है, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर राइट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर होती है वो हमेशा इंड्यूस करंट यानी जो प्रेरक धारा होती है उसको प्रदर्शित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 रेजिस्टेंस से R1 और R2, इनको हमने क्या किया, पैरेलल जोड़ दिया है। ठीक है, पैरेलल जोड़ने के बाद अब बोला गया कि अगर आपका जो R2 है, R2 की जो लेंथ है वो आपके R1 की डबल है, यानी जो R2 है आपका कितना हो जाएगा, आपका 2R1 हो जाएगा। बिकॉज जब लेंथ डबल होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम बोला गया, यानी R2 आपका यहाँ हो जाएगा 2R1। अब आपसे पूछ रहा है कि जो R है, R क्या आपका टोटल रेजिस्टेंस, उसमें और R1 में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, जब 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला आपका होता है R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, आप R2 जब क्या करेंगे 2R1 रख दीजिए। ठीक है, तो R2 जब आप 2R1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू 2R1, यानी कितना हो जाएगा 2R1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका R1 तो है ही, अब R2 जब क्या करेंगे आप 2R1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस 2R1 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाइड करिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 2R1 स्क्वायर है, नीचे आपका R1 प्लस 2R1 लिखा है, यानी 3R1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा आपका R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 2R1 स्क्वायर अपॉन 3R1। तो R1 से R1 यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3R इक्वल टू 2R1। आपका यहाँ पे 3R इक्वल टू 2R1, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉन्केव लेंस है, उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी एफ दिया हुआ है 10। अब कॉन्केव है तो एफ क्या होगा आपका माइनस होगा, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एफ की वैल्यू।
अब बोला गया है व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि जो आपका इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, आपकी 5 सेंटीमीटर बन रही है, यानी आपका जो v है वो कितना है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको याद रखिएगा जो कॉनकेव लेंस होता है उस कॉनकेव लेंस से इमेज हमेशा क्या होती है, आपकी वर्चुअल फॉर्म होती है। वर्चुअल का मतलब आपका f जो आपका v हो गया वो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v की क्या हो गया, माइनस हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन बताना है, तो आप यहाँ पे सीधे पहले क्या करेंगे, u निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे u, आपको फॉर्मूला पता है लेंस का 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या करें u को उधर भेजें तो क्या होगा आपका 1/u = हो जाएगा 1/v - 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/v आपका कितना है, v आपका दिया हुआ 5 यानी -5 हो जाएगा, तो 1/-5 हो गया, माइनस f कितना आपका 10। अब f आपका माइनस में पहले से ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 1/-5 + 1/10। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 1/-5 + 1/10 को सॉल्व करना है, तो एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा, यानी u आपका कितना हो गया आपका -10 सेंटीमीटर, यानी u आपका कितना हो गया आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए u आपका मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = होता है v/u। v आपका कितना था, v आपका दिया हुआ था 5, माइनस का 5 हो जाएगा, और u कितना था आपका माइनस का 10, तो माइनस और माइनस कैंसिल, यानी कितना हो आपका हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आपके पास ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक्स है, ठीक है, जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम का है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसको टेबल पर रखा गया। टेबल पर जब रखा गया तो उसकी जो साइड्स हैं वो कौन सी साइड्स हैं, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर जो है वो आपके टेबल को टच कर रही हैं। तो ये जो साइड्स है क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो 30 × 10 कितना हो गया आपका 300। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, कैसे करेंगे, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया। अब आपको यहाँ पे m कितना है आपका 2 किलोग्राम, तो m आपका हो जाएगा 2 किलोग्राम, मतलब क्या हो जाएगा 2 kg। अब क्या करेंगे, आपको निकालना प्रेशर, तो प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स/एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा आपका mg, तो m यहाँ पे कितना हुआ 2 और g कितना आपका 10 ले लीजिए, और a एरिया कितना आपका 300 × 10⁻⁴ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 666.6 N/m² आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एयरक्राफ्ट में जो टायर होते हैं वो कंडक्टिंग रबड़ के बनाए जाते हैं, तो इसके 2 रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा रीज़न सही है या फिर दोनों ही रीज़न गलत हैं। पहला रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो उड़ते समय क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं वो आपके कंडक्टिंग रबड़ के बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके 2 रीज़न दिए हुए हैं। पहला रीज़न ये दिया हुआ है कि जब एयरक्राफ्ट क्या होता है ऊपर उड़ता है तो उड़ते समय जो हवा के फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है एयरक्राफ्ट में, तो उस चार्ज को ग्राउंड में अर्थ में पहुंचाने के लिए टायर क्या होते हैं, कंडक्टर के बनाए जाते हैं। पहला ये रीज़न दिया गया है। दूसरा रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो आपका एरोप्लेन है उस एरोप्लेन में बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है जब आपका एरोप्लेन चलता है तो वो जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उस चार्ज को ग्राउंड में पहुंचाने के लिए आपके टायर क्या होते हैं, रबड़ के बनाए जाते हैं। तो ये आपको दोनों रीजंस दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पूछा है कौन सा आपका रीज़न सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको दोनों ही रीज़न क्या है, गलत है। ठीक है, ना आपको पहला रीज़न सही ना आपका दूसरा रीज़न सही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है, जब एरोप्लेन क्या होता है, जब आपका ग्राउंड से टकराता है, मतलब क्या होता है जब वो क्या होता है लैंडिंग करता है या टेक ऑफ करता है, तो जो उसके टायर होते हैं क्या होते हैं, रनवे पे घिसते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, यानी जो आपका फ्रिक्शन होता है किसके बीच में होता है, टायर और रनवे के बीच में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका टायर होता है उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, जो आपका टायर होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है वो चार्ज किसकी वजह से आता है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रनवे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर था, तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आंसर की देखकर आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। और अगर आपने हमारा अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसकी आंसर की हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आपने जल्द ही एनडीए जो आपका 2 होने वाला 2022 में, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती जाए। और इस बार हम लोग क्लासेस जो होंगी वो पूरी तरह रेगुलर स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।